मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी, 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये वो पोर्शन है चैप्टर का जो स्टूडेंट्स को स्लाइटली डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इस पोर्शन में कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए गए हैं, इस पोर्शन में कुछ फॉर्मूलाज यूज़ किए गए हैं जो बहुत डिटेल में नहीं समझने से समझ में नहीं आता है। व्हाट आई हैव डन इज़ दिस कि इस 20 मिनट्स के वीडियो में उन सारे टर्म्स को, उन सारे फॉर्मूलाज को जितना सिंप्लीफाइड हो सकता था उतने सिंप्लीफाइड वर्जन में प्रेजेंट किया है। आप इस वीडियो को देखो, आपको 20 मिनट्स के अंदर में वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा जो कि मनी सप्लाई से रिलेटेड है। मनी सप्लाई क्या होता है, गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, बैंकिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है, आरबीआई ने कितने फॉर्मूलाज दिए हैं, नैरो मनी क्या है, ब्रॉड मनी क्या है, लिक्विड मनी क्या है, ट्रांजैक्शन मनी क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाया है। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी प्रेजेंटेशन दिखाए गए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हो तो पहला पार्ट का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। पहले पार्ट से इस पार्ट का कोई लिंक नहीं है, इसमें टोटली अलग चीज़ बात कर रहे हैं, पहले पार्ट में टोटली अलग चीज़ बात किए थे। सो इफ़ यू हैव नॉट व्यूड द फर्स्ट पार्ट, आप इसको अभी देख लो, इसको देखने के बाद आप फर्स्ट पार्ट को भी देख लेना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। एज आई टोल्ड यू, एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो मोस्टली इसी पोर्शन से आते हैं। सो इस पोर्शन को अगले 20 मिनट्स बहुत सीरियसली एंड बहुत ही फोकस के साथ देखना। आई विल मीट यू आफ्टर द प्रेजेंटेशन एंड्स। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मनी सप्लाई से। मनी सप्लाई समझने का कोशिश करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है? देखो, आरबीआई इशूज़ नोट्स इन दिस कंट्री। जितने भी इंडिया में करेंसी नोट्स होते हैं उसको आरबीआई इशू करता है, ठीक है। एंड जितने भी कॉइन्स होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको इशू करता है। तो इंडिया में जो करेंसी सिस्टम है, करेंसी एंड कॉइन्स है, वो 2 सोर्सेज से आते हैं, नोट्स आरबीआई के थ्रू एंड कॉइन्स गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट 1 रुपी नोट भी इशू करता है, ठीक है। तो 1 रुपी को छोड़ के जितने बाकी नोट्स है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20, 50, देन यू हैव 100, 200, 500, 2000, जितने भी बाकी नोट्स है आरबीआई इशू करेगा। 1 रुपी के नोट गवर्नमेंट इशू करेगा और गवर्नमेंट बाकी जितने कॉइन्स है वो इशू करता है। तो ये लोग हो गए इशूअर, ठीक है। अब जितना पैसा पब्लिक के पास है उसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। सो आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने पैसा बना दिया और पैसा को मार्केट में रिलीज किया। अब जितना पैसा पब्लिक के पास है, जितना पैसा पीपल ऑफ इंडिया के पास है, मार्केट में जितना मनी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। आपने 11 में पढ़ा होगा स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब एनीथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे अभी राइट नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर, ठीक है। राइट नाउ हाउ मेनी पीपल आर इन दिस रूम, ठीक है। राइट नाउ व्हाट इज द टाइम, ये सबको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम कोई चीज़ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, ठीक है, और जब कोई चीज़ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, जैसे पूरे हफ्ते में आपने कितना सेल्स किया, पूरे हफ्ते में आपने कितना परचेज किया, पूरे साल में एक क्रिकेटर ने कितना रन बनाया, ठीक है। जब कोई चीज़ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं तो उसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये मेजर किया जाएगा। एंड क्या चीज़ का मेजर है? इट इज़ द मेजर ऑफ मनी विद द पब्लिक, ठीक है। कितना पैसा पब्लिक के पास है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं, ठीक है, विद द पीपल। अब पीपल में कौन कौन आ जाएंगे? तो ये ध्यान देने वाला बात है कि पीपल में कौन कौन आ जाते हैं। देखो, हमें क्या नहीं लेना है। पीपल का मतलब क्या हुआ, पब्लिक का मतलब क्या हुआ, वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मनी सप्लाई इज व्हाट? मनी सप्लाई इज मनी विद द पब्लिक, अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक। तो पब्लिक क्या है? पब्लिक क्या है वो पता होगा तभी तो हम पता करेंगे कि पब्लिक कौन है और उसके पास कितना पैसा है। तो पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पब्लिक कौन है। तो पब्लिक में कौन नहीं होगा, ठीक है। मनी सप्लाई के लिए पब्लिक का डेफिनेशन में हम लोग किसको नहीं लेंगे? नंबर 1, वी विल नॉट टेक गवर्नमेंट, सरकार को नहीं लेंगे, ठीक है। मनी सप्लाई में हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि पब्लिक के पास कितना पैसा है। तो यूजर ऑफ द मनी कैलकुलेट करना है आपको, गिवर ऑफ द मनी नहीं कैलकुलेट करना है। जिसने पैसे दिए हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, जो पैसे को यूज कर रहा है उसको काउंट करते हैं।
तो पैसा देने वाला गवर्नमेंट है, आई टोल्ड यू, जितने भी कॉइन्स है एंड 1 रुपी नोट है गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। एंड बैंकिंग सिस्टम को भी काउंट नहीं करना है, ठीक है। आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गया, इनके पास जो पैसा है उसको काउंट नहीं करना है। तो सरकार के पास कितना मनी है दैट इज नॉट टू बी काउंटेड। बैंकिंग सिस्टम में कितना मनी है, दोनों बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स भी, कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनको कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं, एंड सेंट्रल बैंक भी, आरबीआई। तो बैंकिंग सिस्टम में कितना पैसा है वो नहीं काउंट करेंगे, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है वो नहीं काउंट करेंगे, इनको छोड़ के बाकी पब्लिक के पास जितना पैसा है वो काउंट करेंगे। तो एक बार इसको क्लियरली समझ लेते हैं। तो पब्लिक में कौन कौन आएगा, बिजनेस आएंगे, ठीक है। इंडिया में जितने भी टाइप के बिजनेसेस है, बिजनेस आएंगे, और इंडिया की जनता आएगी, ठीक है, इंडिया का पब्लिक आएगा। क्या नहीं आएगा, गवर्नमेंट नहीं आएगा, ये देखो पहला पार्ट, गवर्नमेंट विल नॉट कम, कमर्शियल बैंक्स विल नॉट कम, एंड सेंट्रल बैंक विल आल्सो नॉट कम, ठीक है। तो बेसिकली सरकार और बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम, इनको छोड़ के बाकी पैसा जिन लोगों ने भी होल्ड कर रखा है उस पैसे को टोटल कर लो, आपको इंडिया का मनी सप्लाई मिल जाएगा। आई होप डेफिनेशन इज क्लियर। चलो अब हम लोग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ते हैं कि मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाता है। तो मनी सप्लाई के टोटल 4 मेजर्स होते हैं, ठीक है, 4 मेजर्स होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं M1, M2, M3 एंड M4। 4 फॉर्मूलाज है, ठीक है, 4 फॉर्मूलाज है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का। ये चारों फॉर्मूलाज जो है आरबीआई ने दिया है, और ये बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है, दीज आर ऑल गिवन बाय द आरबीआई। तो सारे फॉर्मूलाज आरबीआई ने दिया है। M1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, M1 से ही आपका बेस बनेगा, एंड M2, M3, M4 सब M1 पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं। तो टोटल आपको याद रखना है कि मनी सप्लाई मेजर करने के टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं, 4 मेजर्स हैं, इनको हम लोग M1, M2, M3, M4 बोलते हैं। किसने दिया, ये आरबीआई ने दिया। सो नाउ लेट अस see one of them each of them one by one, ठीक है। so now let us see each of them one by one. so now let us see M1। सबसे पहले हम लोग M1 कैलकुलेट करते हैं, और M1 में हम लोग अपना फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, ये C का मतलब क्या हुआ, DD का मतलब क्या हुआ, एंड OD का मतलब क्या हुआ। तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको M1 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज पहले बता देते हैं कि M1 क्या है। M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड है, ठीक है, इट इज मोस्ट लिक्विड। अब मोस्ट लिक्विड का मतलब क्या हुआ, मोस्ट लिक्विड का मतलब हुआ कि M1 में वो सब कैलकुलेशंस में लेते हैं जो कि आइदर कैश है या वेरी इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है, ठीक है। मोस्ट लिक्विड है ये, इसका मतलब ये हुआ कि M1 में वी आर गोइंग टू टेक दोज थिंग्स जो कि आइदर कैश है, मतलब पहले से कैश है, या फिर कन्वर्टेबल टू कैश है, वेरी क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश है, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकता है कैश में। तो ये यहां पे या तो कैश आएगा या तो वेरी क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश आएगा, ऐसी चीजों को लेंगे। जिसको टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में, उसको यहां कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज मोस्ट लिक्विड। अच्छा, इसको ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। ट्रांजैक्शन मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैश है या तो क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश है, तो ये वो पैसा है जिससे बाजार में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, और जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बाइंग सेलिंग हो रहा है, इन्हीं पैसे से हो रहा है। तो इसको ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं ये C, DD एंड OD क्या है, ठीक है। C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, ठीक है। अब करेंसी में क्या क्या आता है, कॉइन्स आ जाता है जो चिल्लर होते हैं, एंड जो पेपर मनी होता है, जो नोट्स है हमारे पास, 5 रुपी का नोट, 10 रुपीज का नोट, 20, यू हैव 50, 100, 200, 500, 2000। तो ये जो नोट्स है हमारे पास, और जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, 1 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, ठीक है, अलग अलग टाइप के कॉइन्स आते हैं। तो वो सारे के सारे कॉइन्स और सारे के सारे पेपर्स, उनको हम लोग करेंसी बोलते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ उतना हेडेक वाला था नहीं। तो C का मतलब हमें समझ में आ गया, करेंसी। करेंसी मतलब ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी, कॉइन्स भी एंड नोट्स भी। नेक्स्ट आता है डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, देखो हम लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, ठीक है। अब बैंक में अलग अलग टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट इज दैट टाइप ऑफ डिपॉजिट जो हम लोग बैंक में रखेंगे, विच वी कैन डिमांड बैक एनी टाइम। तो अगर हमारा पैसा फिक्स डिपॉजिट नहीं है, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट क्या होता है ना कि एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट हो जाता है। अगर 5 इयर्स का है तो 5 इयर्स से पहले नहीं मांग सकते,
10 ईयर्स का है तो 10 ईयर्स से पहले नहीं मांग सकते, 1 ईयर का है तो 1 ईयर से पहले नहीं मांग सकते, तो फिक्स डिपॉजिट को इसमें नहीं लेते। दीज आर लाइक सेविंग्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, वो सब हो गया, ठीक है। मतलब आपका पैसा जो आप कभी भी मांग सकते हैं, जो आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो देखो पहला वाला क्या था, करेंसी, वो तो ऐसे ही आपके पास है, और सेकंड वाला क्या है, डिमांड डिपॉजिट, वो आप कभी भी मांग सकते हैं। तो आई टोल्ड यू ना कि ये क्या है, मोस्ट लिक्विड है, ये क्या है, मोस्ट लिक्विड है, मतलब आइदर कैश होगा जो पहला वाला था, या फिर क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश है सेकंड वाला, क्विकली कभी भी मांग सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये नेट डिमांड डिपॉजिट लास्ट में समझाएंगे बिकॉज अभी फ्लो ब्रेक हो जाएगा। और क्या आता है इसमें, अदर डिपॉजिट आते हैं, ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अब ये क्या है, बहुत सिंपल है, तुम देखो ये पैसा आरबीआई के पास होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, और ये कैसा पैसा है, पॉइंट नंबर 1 में देखोगे तो जितने भी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो फाइनेंस का काम करते हैं, लोन देने का काम करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका डिमांड डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है। नंबर 2 इंटरनेशनल, पहला वाला देश के अंदर का था, दूसरा वाला देश के बाहर का, बट वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो पहला दोनों आ गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक डोमेस्टिक एक इंटरनेशनल, इनका पैसा जो आरबीआई के पास है वो काउंट होगा। एंड लास्ट फॉरेन के जो सेंट्रल बैंक होते हैं और फॉरेन के जो गवर्नमेंट्स होते हैं उनका पैसा अगर आरबीआई के पास है तो उसको कैलकुलेशन में लेना है। तो ये तीनों का तीनों पैसा आरबीआई के पास होता है, ठीक है। आरबीआई के पास डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन सेंट्रल बैंक, इनका पैसा होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओडी में, ठीक है। एंड व्हेन यू ऐड करेंसी, ठीक है, अदर डिपॉजिट एंड टाइम डिमांड डिपॉजिट, करेंसी, डीडी डिमांड डिपॉजिट एंड ओडी, व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ देम यू विल गेट M1, आपको M1 मिल जाएगा। M1 क्या है, मोस्ट लिक्विड है। M1 को और क्या बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन मनी बोल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट आते हैं M2 पे। अगर आपको M1 समझ में आ गया तो M2 बहुत सिंपल है। M2 M1 के कंपैरिजन में कम लिक्विड है। कम लिक्विड होने का मतलब इसको कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जब कैश में जल्दी कन्वर्ट होते हैं तो लिक्विड बोलते हैं, कैश में लेट से कन्वर्ट होते हैं तो लेस लिक्विड बोलते हैं। M2 लेस लिक्विड है। अब M2 में क्या क्या आएगा, ठीक है। सो M2 में M1 पूरा आएगा, ठीक है। M1 जो हमने पढ़ा था, M1 जिसमें क्या क्या आता था, C करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, DD एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, ये 3 चीज आता था, ठीक है। तो वो तीनों पूरे आएंगे, मतलब M1 पूरा आएगा। M1 के अलावा क्या आएगा, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में भी लोग पैसा डालते हैं, मतलब सिर्फ बैंक में नहीं रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो आपका सेविंग्स अकाउंट है उसमें से पैसा निकालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, दैट इज़ वाई उसको कैटेगरी 2 में डाला गया है। कैटेगरी 1 में वो चीज़ है, M1 में वो चीज़ है जो बहुत जल्दी कन्वर्टेबल टू कैश है। कैटेगरी 2 मतलब M2 में वो चीज़ है जो थोड़ा टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में। ये भी हो जाएगा कैश में कन्वर्ट, बट M1 जितना फास्ट नहीं होगा। तो इसीलिए M2 में क्या लेते हैं हम लोग, M1 पूरा लेंगे, ठीक है। M1 वी विल टेक कंप्लीटली एंड M2 में वी विल टेक वन मोर थिंग, पोस्ट ऑफिस में जो हमारा सेविंग्स डिपॉजिट होता है, अगर हमारा पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट खुला हुआ है तो उसको कैलकुलेशन में लेंगे सेकंड नंबर पे। क्यों सेकंड नंबर पे ले रहे हैं, पहले में क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले जितना फास्ट कन्वर्ट नहीं होता ये कैश में, इसको कैश में कन्वर्ट होने में स्लाइटली मोर टाइम लगता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम 7 to 10 days लग जाता है, ठीक है। सो दिस इज इन कैटेगरी नंबर 2, ठीक है। तो अगर एक चीज देखोगे तो ये M1 के कंपैरिजन में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर किसको बोलते हैं, जब ज्यादा चीज इंक्लूड होता है, ठीक है। तो देखो M1 का तो तीनों इंक्लूड हो गया यहाँ, प्लस एक और चीज इंक्लूड हो गया, तो M1 से वाइडर कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है। M1 नैरो कॉन्सेप्ट था, उसमें कम चीज था, M2 में एक चीज एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और इसमें सेविंग्स अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस वाला ऐड करते हैं, ठीक है। चलते हैं नंबर 3 पे। सो लेट अस डिस्कस नाउ M3, ठीक है। M3 का मेरा स्लाइड डिलीट हो गया था तो आई हैव टू राइट इट, ठीक है। तो M3 में क्या होता है, M3 और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और M3 और लेस लिक्विड है, मतलब इसको कैश में कन्वर्ट करने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो M3 क्या होता है, ठीक है। माई स्लाइड गॉट डिलीटेड तो आई हैव टू राइट इट नाउ।
M3 क्या होता है? M3 होता है M1, M1 पूरा पूरी आएगा, ठीक है। M1 जो आता था C प्लस डी डी प्लस OD वो पूरा आएगा, ठीक है। तो M1 एज इट इज लेना है, प्लस आपको क्या ऐड करना है? आपको ऐड करना है टर्म डिपॉजिट, ठीक है। आपको ऐड करना है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट को हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंड इसको हम लोग टाइम डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। ये कैसा डिपॉजिट हो गया? देखो, एक था डिमांड डिपॉजिट जो नंबर 1 में पढ़े थे, डिमांड डिपॉजिट जो आप कभी भी डिमांड कर सकते थे बैंक से। टर्म डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट क्या होता है? ये वैसे डिपॉजिट है, दीज आर सच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स जो आप एक फिक्स्ड टर्म के लिए, जो आप एक फिक्स्ड टाइम के लिए बैंक में डाल देते हो। मतलब 5 इयर्स के लिए हमने फिक्स डिपॉजिट करवा लिया, तो हम लोग 5 इयर्स से पहले वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, बट बुक्स में, एग्जाम में हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। रियल लाइफ में निकलता है, थोड़ा पेनल्टी लग जाता है उसका, बट बुक्स में वो सब नहीं, एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट थियोरीज। प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, थोड़ा चार्ज कटता है। तो फिक्स डिपॉजिट को आप एक फिक्स टाइम से पहले नहीं निकाल सकते। 5 साल के लिए डिपॉजिट किया तो 5 ईयर्स से पहले नहीं निकलेगा। 10 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया तो 10 ईयर्स से पहले नहीं निकलेगा, ठीक है। आपने जितने ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया उससे पहले नहीं निकलेगा, तो उसको कैश में कन्वर्ट करने में आपको बहुत टाइम रुकना पड़ता है। तो इसीलिए ये लिक्विडिटी में बहुत कम है और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि M1 वॉज अ नैरो कॉन्सेप्ट, और इसमें देखो M1 के अलावा भी चीज़ आ रहा है, तो ये ब्रॉडर है कंपेयर टू M1, ये ब्रॉडर है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस M4। लास्ट पे आ गए हम लोग। M4 क्या होगा? M4 होगा M3 से स्टार्ट होता है। मतलब M3 क्या था? M3 में M1 आता था प्लस टर्म डिपॉजिट आता था, तो वो सब आएंगे। एक और चीज आएगा, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग्स डिपॉजिट हम लोग नंबर 2 में कैलकुलेट कर रहे थे। नाउ नंबर 4 में पोस्ट ऑफिस के साथ हमारे जितने भी टाइप के पैसे हैं, जितने भी टाइप के डिपॉजिट है, सबको इसमें लेना है, ठीक है। सो M3 जहां थे वहां पे रुकोगे, उसमें और ऐड करेंगे पोस्ट ऑफिस में हमारा जितना डिपॉजिट है। वंस यू ऐड देम ऑल्सो आपको मिल जाएगा M4, ठीक है, आपको M4 मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, पोस्ट ऑफिस में एक और टाइप का पैसा होता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC बोलते हैं। हमारा पैसा NSC में भी, NSC का एक सर्टिफिकेट आता है छोटा सा, आप वो खरीद सकते हो पोस्ट ऑफिस में आके। तो आप खरीदेंगे तो पैसा चला जाएगा पोस्ट ऑफिस के पास। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिपॉजिट, उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसको छोड़ के बाकी जितने भी डिपॉजिट्स है उसको हम लोग लेंगे मनी सप्लाई में, ठीक है। मनी सप्लाई M4 कैटेगरी में। अच्छा, एक रह गया था हमारा डिस्कशन नेट को लेके, ठीक है, नेट को लेके। सो एक बार आ ही जाते हैं उस पर, ठीक है। लेट अस गो टू M1 फर्स्ट। M1 में ये रहा, ठीक है, तुम्हारा नेट डिमांड डिपॉजिट। हम लोग ना नेट डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, ग्रॉस नहीं लेते हैं, नेट लेते हैं। अब एक समझो ये क्या है। देखो, डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट मतलब मनी विच वी कैन डिमांड फ्रॉम द बैंक एनी टाइम। हमारा पैसा जो हम बैंक से डिमांड बैक कर सकते हैं एनी टाइम। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि बैंक्स का आपस में भी पैसा एक दूसरे के पास रहता है, उसको बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट, ठीक है। मतलब बैंक्स का आपस में पैसा एक दूसरे के पास है, तो उसको लेंगे क्या? उस पैसे को लेंगे क्या? उस पैसे को नहीं लेना है, उसको माइनस कर देना है। तो जब आप उसको माइनस करते हो टोटल डिमांड डिपॉजिट से, टोटल डिमांड डिपॉजिट मतलब ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट माइनस कर देना है, तो आपको मिल जाएगा नेट डिमांड डिपॉजिट। तो हम लोग नेट को लेते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी एमसीक्यूज में ये सब पूछ देते हैं, नैरो मनी किसको बोलते हैं, ब्रॉड मनी किसको बोलते हैं। तो नैरो मनी जिसमें कम चीज आता है, ठीक है। M1 M2 इनको नैरो मनी बोलते हैं, M3 M4 इनको ब्रॉड मनी बोलते हैं। ये दोनों कंपैरेटिवली ज़्यादा लिक्विड है, ये दोनों जो है ना ज़्यादा लिक्विड है, मतलब इनको कैश में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। M1 तो एकदम लगभग कैश ही है, या तो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कैश में। M2 M1 से ज़्यादा टाइम लेता है, बट स्टिल इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी क्विकली।
M3 और M4 में थोड़ा रुकना पड़ता है क्योंकि इसमें टर्म डिपॉजिट आ जाता है ना, M3 में भी टर्म डिपॉजिट आता है और M4 में भी टर्म डिपॉजिट आता है क्योंकि M4 में M3 इंक्लूडेड है, ठीक है। सो इनको बोलते हैं ब्रॉड मनी, उनको बोलते हैं नैरो मनी। लास्ट आ जाता है हाई पावर्ड मनी, किसको बोलते हैं? तो तीन चीज़ आता है, तीन चीज़ों का टोटल को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप तीन चीज़ ऐड कर दोगे तो वो हाई पावर्ड मनी हो जाता है। क्या क्या? करेंसी हेल्ड विद द पीपल, एंड पीपल का मतलब आपको शुरू में समझा दिया था इस वीडियो में। वॉल्ट कैश, जो कैश कमर्शियल बैंक्स के पास है, ठीक है। कमर्शियल बैंक जैसे कि SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सबको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। इनके पास जो वॉल्ट में पैसा पड़ा हुआ है, तो मतलब बेसिकली बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉल्ट कैश। एंड कैश रिजर्व्स विथ RBI, ये लोग जो RBI के साथ पैसा मेंटेन करते हैं, जिसको हम लोग CRR बैंकिंग चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैंक्स को ना कुछ पैसा RBI को डिपॉजिट करना पड़ता है, एवरी कमर्शियल बैंक, ये बैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको कुछ पैसा RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये तीन चीज़ अगर आप ऐड कर देते हो ना, तो इन तीन चीज़ों को मिला करके हम लोग बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, ठीक है। इसका एक और नाम है मॉनेटरी बेस या फिर बेस मनी। तो हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस या फिर तुम बेस मनी बोल लो, एक ही चीज़ है। इसमें टोटल तीन चीज़ आता है, ठीक है। करेंसी विद द पब्लिक, कैश विद द बैंक, एंड जो कैश रिजर्व, जो पैसा हम लोग नहीं, मतलब जो पैसा बैंक्स RBI के साथ मेंटेन करता है, RBI को भेज देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व्स, ठीक है। बैंकिंग चैप्टर में वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो बेसिकली तीन चीज़ों को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट हाई पावर्ड मनी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉनेटरी बेस और बेस मनी। सो वेलकम बैक एवरीवन। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट लिंक्स है, उसको एक बार फॉलो करना। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताना, सो दैट आई गेट एन आइडिया कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट फॉर द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ मनी चैप्टर in another few days.